गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अलंकार सिन्हा। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम। लास्ट के लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने संपत्ति अंतरण अधिनियम की का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन के साथ साथ हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अटेस्टेशन। अटेस्टेशन का मतलब अनुप्रमाणन क्या होता है। तो अटेस्टेशन यानी अनुप्रमाणन को भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है। कहा गया है कि किसी लिखत के संबंध में अनुप्रमाणित से ऐसे दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है, यानी कि अनुप्रमाणन में दो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी और सर्वथा रहा होना समझा जाएगा, जिसमें हर एक ने निष्पादक को लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा। यानी कि जो व्यक्ति अनुप्रमाणक होगा, अनुप्रमाणक निष्पादक को हस्ताक्षर करते हुए देखना आवश्यक है, या चिन्ह लगाते हुए देखा है, या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा है, या निष्पादक से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की अभिस्वीकृति पाई है, और जिनमें से हर एक ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किया है, किंतु यह आवश्यक न होगा कि ऐसे साक्षियों में से एक या अधिक एक ही समय उपस्थित रहे हों, और अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्रारूप आवश्यक नहीं होगा। तो इस प्रकार से अटेस्टेशन के जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या क्या हैं। पहला क्या है, कम से कम दो अनुप्रमाणक साक्षियों का होना आवश्यक है। मीन्स 2 persons आर रिक्वायर्ड फॉर अटेस्टेशन एज अ विटनेस। सेकेंड पॉइंट, हर साक्षी द्वारा निष्पादक को हस्ताक्षर करते अथवा चिन्ह लगाते देखा जाना। हर एक साक्षी द्वारा, यानी जो अटेस्टेटर है, जो अटेस्टेशन कर रहे हैं, उनके द्वारा निष्पादक को साइन करते हुए या चिन्ह लगाते हुए देखा जाना। तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हर साक्षी द्वारा निष्पादक के सामने हस्ताक्षर किया जाना। और चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, संभव है निष्पादक की उपस्थिति में एवं निर्देश द्वारा किसी अन्य द्वारा लिखत पर हस्ताक्षर हो तब उसे देखा जाना। यानी कि निष्पादक के डायरेक्शन पर अगर कोई और व्यक्ति है जो लिखत पर हस्ताक्षर कर रहा है, यानी इंस्ट्रूमेंट को साइन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसे भी देखा जाना। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है, दस्तावेज निष्पादक को हस्ताक्षर या चिन्ह लगाए जाने की अभिस्वीकृति पाया जाना अनिवार्य है। यानी कि जो दस्तावेज निष्पादक होगा उसको हस्ताक्षर या चिन्ह लगाए जाने की अभिस्वीकृति पाया जाना अनिवार्य है। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या आवश्यक नहीं है। अभी तक आपने क्या देखा कि कौन से ऐसे एलिमेंट है जो आवश्यक हैं। अब आप क्या देखने जा रहे हैं, कौन से एलिमेंट है जो आवश्यक नहीं है। तो दो चीजें आएंगी। पहला, साक्षियों में से एक या एक ही समय उपस्थित रहे हो, यानी कोई जरूरी नहीं है कि दोनों साक्षी एक ही टाइम पर अटेस्ट करने के लिए प्रेजेंट रहे हो, यानी दोनों की एक साथ उपस्थिति आवश्यक नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं है, यानी कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है कि पर्टिकुलर या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही अटेस्टेशन होना है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला क्या है कि दोनों साक्षी एक ही स्थान पर एक ही समय पर एकत्रित हों, और दूसरा
अटेस्टेशन का कोई प्रारूप नहीं है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं, वो भी देख लेते हैं। एल अब्दुल एफ वेंकट शास्त्री एंड सन्स AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट। एक बार फिर से सुन लेते हैं। एल अब्दुल बनाम एफ वेंकट शास्त्री एंड सन्स AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में अनुप्रमाणन के इस प्रकार तत्व बताए गए हैं। इसमें अनुप्रमाणन के एलिमेंट्स बताए गए हैं। पहला, न्यूनतम 2 साक्षी। दूसरा, प्रत्येक ने निष्पादनकर्ता को हस्ताक्षर करते हुए देखा हो। तीसरा, साक्षी द्वारा निष्पादनकर्ता के हस्ताक्षर का प्रमाणित किया जाना। परंतु पहला आवश्यक क्या नहीं है? आवश्यक नहीं कि दोनों साक्षी एक साथ उपस्थित हों और अटेस्टेशन का कोई प्रारूप आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एल अब्दुल बनाम एफ वेंकट शास्त्री AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट के केस में अटेस्टेशन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को भी डिस्क्राइब किया गया है। ये केस लॉ आपके आंसर को और वेट देगा और प्रभावशाली बनाएगा। केस लॉ एग्जाम में डालना बहुत जरूरी है। वेंकट जगन्नाथ राव गुरु 60 MLJ के वाद में तथ्य इस प्रकार थे। क्या? बंधक विलेख एक पद निशानी स्त्री द्वारा हस्ताक्षरित था। दूसरा, हस्ताक्षर किए जाते समय कोई साक्षी उपस्थित न था। ये बंधक वैध नहीं था। जाहिर सी बात है, अटेस्टेशन के बाद समय अगर कोई साक्षी उपस्थित नहीं होगा तो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन क्या आवश्यक है कि अटेस्टेशन 2 लोगों के द्वारा किया जाना आवश्यक है। अब इसी में आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या अनुप्रमाणक साक्षी पर अनुप्रमाणन विबंध का सिद्धांत लागू होगा? तो सबसे पहले विबंध जान लेते हैं क्या होता है। विबंध का मतलब स्ट्रोपेल, जो कि भारतीय साक्षर नियम की धारा 115 में बताया गया है कि विबंध क्या होता है। तो आम भाषा में, जनरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि विबंध क्या होता है। यानी कि अगर एक समय पर हम कह देते हैं कि ये पर्टिकुलर प्लॉट या जमीन हमारी है, लेकिन वास्तव में हमारी नहीं है, वो हमारे पिताजी की है और हमने उसको सेल कर दिया है, और कुछ समय के पश्चात जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर था वो इस दुनिया में नहीं रहा और प्रॉपर्टी हमारे नाम पे आ गई, और जब हमने सेल किया था 25 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख में सेल कर दिया और आज इसकी कीमत 35 लाख है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि जब हमने सेल किया था तो हमारे नाम पे वो प्रॉपर्टी थी ही नहीं, लिहाजा सेल को कैंसिल किया जाए। यानी लॉ ऑफ स्टॉपेल लग जाएगा, रूल ऑफ स्टॉपेल लग जाएगा। एक समय पर एक बात जो आपने कही है और कह करके अगले ने जो आपकी बात पर विश्वास करके कोई कार्य किया है, अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं। इसी को रूल ऑफ स्टॉपेल कहते हैं। इसको धारा 115 एविडेंस एक्ट में बताया गया है। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब समझ में आएगा क्वेश्चन क्या है। क्या अनुप्रमाणक साक्षी पर अनुप्रमाणन विबंध सिद्धांत लागू करेगा? तो इसका आंसर क्या है कि साक्षी सिर्फ यह प्रमाणित करता है कि दस्तावेज उसके समक्ष निष्पादित हुआ है। साक्षी क्या प्रमाणित करता है? मात्र इस बात का प्रमाणन करता है कि दस्तावेज उसके समक्ष निष्पादित हुआ। क्या प्रमाणित नहीं करता है? यह नहीं प्रमाणित करता है कि दस्तावेज सही था या सही नहीं था, या फिर उसकी विषय वस्तु क्या थी, इस बात का कोई प्रमाण साक्षी नहीं देता है। यानी कि धारा 115 लागू नहीं होगा, विबंध का सिद्धांत धारा 115 लागू नहीं होगा। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि अनुप्रमाणन क्या है, अटेस्टेशन क्या है, कितने लोग अटेस्टेशन में आवश्यक होंगे, अटेस्टेशन के एलिमेंट्स क्या हैं, इस पर केस लॉ आपने देखा, और यह भी देखा कि क्या अनुप्रमाणक साक्षी पर अनुप्रमाणन विबंध का सिद्धांत लागू करेगा। तो आपने पाया कि धारा 115 उस पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक इसी में देख लेते हैं, सूचना। सूचना यानी नोटिस। नोटिस क्या होता है? तो नोटिस की भी डेफिनेशन संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में बताई गई है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा के अनुसार किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है या तब कहा जाता है जब वास्तव में व्यक्ति को सूचना है।
या यदि ऐसी जांच या तलाश जो उसे करनी चाहिए थी करने से जानबूझकर प्रवृत्त ना रहा हो या उसने घोर उपेक्षा ना की हो, तब कहेंगे कि उस व्यक्ति को उस तथ्य की जानकारी थी। कब कहेंगे? पहली चीज, तथ्य की वास्तविक जानकारी हो। दूसरी चीज क्या है? तथ्य को जानने में लापरवाही ना किया हो, यानी कि अगर वो अपने प्रयास से तथ्य की जानकारी कर सकता था और नहीं किया लापरवाही में, तो ये मान लिया जाएगा कि उसे उस तथ्य की जानकारी थी। अब एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति कोई प्लॉट लेने के लिए गया, तो जाहिर सी बात है प्लॉट के पेपर चाहिए। प्लॉट की रजिस्ट्री करने के लिए आवश्यक पेपर्स में आपका गाटा संख्या, किस खतौनी आप लेंगे, खतौनी में गाटा संख्या होगा, यानी कि जिस खतौनी और जिस गाटा संख्या की रजिस्ट्री होने जा रही है उसमें उस मालिक का नाम है या नहीं है। उसके बाद फिर आप उसका मुआयना कराएंगे रजिस्ट्री ऑफिस से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको बीच में बेच दिया गया हो या इस पर बंधक हो। तो आप अपने प्रयास से यदि उस प्रॉपर्टी की छानबीन कर सकते हैं और फिर भी आपने नहीं किया है और बाद में और आपने पैसा दे दिया है अगले व्यक्ति को, मान लीजिए 8-10 लाख रुपए आपने प्लॉट लेने के लिए दे दिया है, बाद में पता चलता है ये तो व्यक्ति फ्रॉड था, जमीन फर्जी है, यानी कि उस जमीन को तीसरी चौथी बार सेल करने जा रहा है, तो फिर लॉ आपका सपोर्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आपके पास अवसर था कि आप अपने प्रयास से उस विषय की छानबीन कर सकते थे। यानी कि यदि आपके पास अवसर हो और फिर भी आपने घोर लापरवाही बरती है, तब का लॉ मान लेगा कि आपको पर्टिकुलर विषय पर नोटिस थी, यानी संज्ञान में आपके था, आपकी नॉलेज में था। अब देख लेते हैं कि सूचना की आवश्यक तत्व क्या क्या है। पहला, किसी तथ्य को वह व्यक्ति जानता है, ध्यान रखिए, किसी तथ्य को वह व्यक्ति जानता है, पहला एलिमेंट। दूसरा, जान सकता था। कैसे जान सकता था? यानी कि अगर उसने घोर लापरवाही उपेक्षा ना बरता होता तो वो जान सकता था। तीसरा, तलाश जो उसे करनी चाहिए थी जानबूझकर उसने किया ही नहीं, यानी उससे प्रवृत्त रहा है, तो भी माना जाएगा कि पर्टिकुलर फैक्ट की उस व्यक्ति को जानकारी थी, यानी उसके नोटिस में था। अब देख लेते हैं सूचना के प्रकार कितने होते हैं। तो सूचना के 3 प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक सूचना, दूसरा अन्वयिक सूचना और तीसरा अभिकर्ता को सूचना। तो वास्तविक सूचना क्या है? कोई सूचना तब वास्तविक सूचना माना जाएगा जब वह उसे जानता हो, यानी वास्तव में वह उसे जानता है। केस क्या है? अशोक बनाम चतुर्भुज इलाहाबाद का केस है। अशोक बनाम चतुर्भुज का केस क्या कहता है? वास्तविक सूचना के बारे में बात बताता है। दूसरी चीज है आणविक सूचना, यानी कॉन्स्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन, कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस जिसे कहते हैं। जब परिस्थितियां यह बताएं, कौन बताए? परिस्थितियां, यानी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ये बात क्लियर हो कि वह जान सकता था, अर्थात वह सही जांच अथवा तलाश करता तो उसे सही जानकारी मिल जाती। इसे क्या है? इसे क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस, यानी अन्वयिक सूचना कहते हैं। दूसरा, अभिकर्ता को सूचना, यानी कि अगर किसी बात की सूचना मालिक को ना दे करके अभिकर्ता को दे दी जाए, यानी कि उसके एजेंट को दे दी जाए, तो मान लिया जाएगा कि एजेंट अपने मालिक को यह बात बता देगा और सूचना मान ली जाती है। लेकिन अगर एजेंट ऐसा निकला कि जानबूझकर उसने सूचना नहीं दिया, यह साबित हो जाता है, यानी कि एजेंट के मन में मालिक का नुकसान दर्शाया, यानी कि उसका जो दुराशय है ये दिख जाए कि उसके मन में मालिक का नुकसान उसने जानबूझकर करना चाहता था, तो मान लिया जाएगा कि मालिक को सूचना नहीं थी। लेकिन अगर किसी जनरल वे में मानते हैं कि अगर एजेंट को सूचना दे दिया गया, इसका मतलब मालिक को सूचना मिल गई। इस प्रकार से आपने देखा नोटिस क्या होता है। दूसरा, पहला आपने अटेस्टेशन पढ़ा, दूसरा आपने नोटिस पढ़ा। तो आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो थैंक यू सो मच।